अच्छा यार, ये दूसरे के ना इंग्लिश जरा समझें। पॉइंट एफ की दोबारा लेक्चर कौन सा है? 42 43 है मेरे ख्याल से। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड। आपको ये बताया था कि जो है ना अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक बात जरा समझिएगा, कंट्रीब्यूशन क्या होती है। जहां लफ्ज आ रहे हैं ना बार बार कंट्रीब्यूशन, आपको मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन क्या होती है। कंट्रीब्यूशन होती है हर साल एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के लिए पैसे बास्केट में रख रहा होता है। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी आज तक कि शायद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बास्केट में सिर्फ प्रोविडेंट फंड के पैसे रखता है, लेकिन हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो नामुकम्मल थी। मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग सुन लें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बास्केट में प्रोविडेंट फंड के पैसे भी रखता है, अलग बास्केट खरीद के ग्रेच्युटी के पैसे भी रखता है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए अलग बास्केट खरीद के पेंशन के पैसे भी रखता है। जैसे बचपन से जो है वो आपने सुना होगा कि माएँ जहेज बनाना शुरू कर देती हैं, तो इसी तरह एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय पैदा नहीं होता, जब एम्प्लॉय नौकरी शुरू करता है तो एम्प्लॉयर को पता होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे इसको 3 हैवी अमाउंट्स देनी है। तो जब वो रिटायर हो रहा है उस वक्त एम्प्लॉयर के पैसे कहां से लाएगा? तो इस रिस्क को कवर करने के लिए ये बास्केट्स खरीद के रख लेता है। अब हमारा सवाल ये है कि हर साल एम्प्लॉयर जो इन बास्केट्स में पैसे डाल रहा है, क्या वो खर्चे के तौर पे एम्प्लॉयर को माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? तो उस बात का जवाब ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने वो बास्केट फंड रिकग्नाइज नहीं कराया हुआ तो ये खर्चा माइनस नहीं किया जा सकता। एक ही दफा हो जाए, मैं पॉज करता हूँ। अच्छा, इधर सेकंड थर्ड रो में भी थोड़ी सी जगह बना दें, सेकंड में रहने दें, थर्ड रो में भी बना दें, और बाकी भी यार बना दो एक दफा, जरा हो जाए यार ग्लासेस वाले भाई, थोड़ा थोड़ा उधर। अच्छा चलिए ठीक है, काफी है। अच्छा, अगली बात यह है कि अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? तो मोहतरम, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की सूरत में भी एम्प्लॉयर को खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर साबित कर दे कि मैंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, जिस वक्त एम्प्लॉय रिटायर होगा मैं उसकी सैलरी पे टैक्स काटूंगा, अगर एम्प्लॉयर ये अरेंजमेंट साबित कर दे तो ऐसी सूरत के अंदर खर्चा माइनस करने की इजाजत है। ये अरेंजमेंट का क्या मतलब है? यानी अभी तो वो बास्केट में पैसे डाल रहे हैं ना, टैक्स कब कटना है? जब रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को पैसे मिलने हैं। तो अगर एम्प्लॉयर साबित कर दे कि मैं रिटायरमेंट के टाइम पे इसके पैसे काटूंगा तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर को खर्चा माइनस करने की इजाजत है। तो पॉइंट एफ जरा दोबारा पढ़ें। contribution to recognized provident fund, contribution to recognized provident fund if the businessman has not made arrangements। अगर आपने अरेंजमेंट नहीं किए, किस चीज के अरेंजमेंट नहीं किए? ये सिक्योर नहीं किया आपने कि टैक्स कटेगा, ये ब्रैकेट वाला काट दें, ये सिक्योर नहीं किया कि अंडर सेक्शन 149 जो लिखा हुआ है, ये सिक्योर आपने नहीं किया कि टैक्स कटेगा। पेमेंट्स के साथ लिख लें टू बी मेड, पेमेंट हो गई है उससे या रिटायरमेंट के बाद होगी? रिटायरमेंट के वक्त होगी। फ्रॉम एनी पेमेंट्स टू बी मेड बाय द फंड। और फंड ने कब पेमेंट करनी है? पेमेंट कब करनी है फंड ने? पेमेंट। और फंड में पैसे कब डालने हैं? वो हर साल एम्प्लॉयर ने डालने हैं। तो एज अ जनरल रूल अनरिकग्नाइज क्या है? नॉट अलाउड। बोल दें। और जो रिकग्नाइज्ड है अलाउड है, अगर एम्प्लॉयर अरेंजमेंट कर ले कि मैं उसका टैक्स काटूंगा। अभी आउट स्टेशन वाले घर जाया करेंगे, एक दिन सेट होने में लगा दिया करेंगे, एक दिन वापस आने में लगा दिया करेंगे, ये काम ना कीजिएगा शुरू। ओके अच्छा, वो एक पॉइंट रहता है, जरा फिर क्लास पूरी हो जाए, आज फिर अगला काम शुरू करना है। वो पॉइंट आपको पता है, वो रहता है हमारा पेज नंबर 127 पे। 127 पे आए, पॉइंट 4। यार ये एक निहायत ही वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है, कोई हमारे सिलेबस के लेवल का शायद नहीं होना चाहिए था इसे। बहरहाल ये मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है, ये समझने की कोशिश करें, इससे 1 मिनट लगेगा, आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एक ना वेंचर कैपिटल फंड है। वेंचर कैपिटल फंड, ये फंड वो नहीं है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए रखा होता है, ये कुछ और है। ये वेंचर होता है एक कारोबार। कोई कंपनी है, वो चाहती है कि मैं थोड़े अरसे के लिए कारोबार करूं, तो उस कंपनी को कहते हैं वेंचर फंड। तो वो कंपनी वेंचर कैपिटल फंड नाम से कंपनी रजिस्टर करवाती है। इस कंपनी के मालिक होते हैं 2, बैंक मालिक होता है इस कंपनी का, और इंडिविजुअल्स मालिक होते हैं। बैंक ने लोन नहीं दिया होता, बैंक कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है। बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो एक कंपनी है, इसको कंपनी आप कहेंगे, एक कंपनी है जिसके कितने ऑनर हैं जी? 2, एक इंडिविजुअल्स हैं और एक बैंक है। ये जो कंपनी है इनकम क्या कमा रही है? ये कंपनी ना, इसका जो वेंचर था, यानी वेंचर काम, इसका जो काम था
वो था ब्रिज बनाना और ब्रिज बना के बेचना। और वेंचर होता है खास अरसे के लिए, और 10 साल तक ब्रिज बनाएंगे फिर काम खत्म। तो इसने हुकूमत से 10 साल का प्रोजेक्ट पकड़ा ब्रिज बनाने का, कंपनी रजिस्टर करवा ली और कंपनी के लिए पैसे बैंक ने, किसी एमसीबी बैंक ने पैसे डाल दिए, आम लोगों ने पैसे डाल दिए। अब इसकी जो इनकम्स हैं वो दो हैं भाई, इधर देख, एक ब्रिज बना के बेचना और दूसरी इंटरेस्ट इनकम। अब आपको पता है जब ये इंटरेस्ट इनकम या ब्रिज बनाने वाली इनकम इन लोगों को बांटेगी, तो जो इन लोगों को बांटेगी ये इनकम, तो ये इनकम तो डिविडेंड इनकम होगी, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी के प्रॉफिट्स हैं। लेकिन यहां लॉ मेकर ये कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम, ब्रिज सेल वाली नहीं, इंटरेस्ट इनकम अगर बैंक के पास जाए तो बैंक का काम ही इंटरेस्ट कमाना है। असल में ये इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट के नाम से तो नहीं वैसे जारी होगी, जा तो डिविडेंड के नाम से रही होगी, लेकिन ये अजीब सा मैंने क्या सिनेरियो है, छोड़ने पड़े पेपर में बस थ्योरी क्या तक आ सकता है। तो इंटरेस्ट इनकम जब बैंक के पास जारी होगी तो बैंक के लिए ये डिविडेंड इनकम नहीं होगी। डिविडेंड इनकम ना हमने अदर सोर्स में पढ़ा था। और एक चीज आपको और बता दूं, कंपनीज जो होती है ना, बैंक भी कंपनी है, कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज के लिए डिविडेंड फाइनल नहीं होता, कंपनी के लिए डिविडेंड नॉर्मल रिजीम होता है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया हुआ था कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बहरहाल तो बैंक के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, बल्कि बैंक के लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बस सादा सी बात, सारी बातें छोड़े। बैंक अगर इंटरेस्ट इनकम कमाएगा तो ये कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नोट कर लें, ये कौन सा पेज है, 127 पे .4 सफे के टॉप पे। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है छुट्टी करने के लिए। जो आपके साथ दाएं वाले बैठे ना छुट्टी करने वाले, ये आम लोग नहीं है, इनको रिस्पेक्ट दिया करें। बहुत हिम्मत वाले लोग हैं ये, यानी पूरे 6 महीने सामने रख के फिर छुट्टी करने का डिसीजन लेते हैं। और 7:30 पौने 8 बजे तो घर में ना इनको खुलबली सी मची होती है कि पता नहीं क्लास में अब क्या क्या हो चुका होगा। ऐसे परेशान परेशान से दीवाने से फिरे होते हैं घर में, सोए होते हैं, सोता है वो खोता है। ओके, वैसे इतना बोल्ड डिसीजन कैसे ले लेते हैं लोग, मुझे वैसे मुझे कभी समझ नहीं आई है। इतना बोल्ड डिसीजन की छुट्टी कर ले बंदा पूरी। नहीं हो सकती, छुट्टी तो नहीं हो सकती। बड़े वैसे कुर्बानी तो देनी पड़ती है यार, बड़े लोगों को नाराज करना पड़ता है। मैं यार पिछले साल दोपहर को कज़न की शादी थी मेरे, और फैसलाबाद में थी और दोपहर की थी, लेकिन मैं क्लास पढ़ा के निकला तो 4:30 बजे जब लोग निकल रहे थे तब मैं पहुंच गया। तो बस लोगों को नाराज करना पड़ता है, बहुत से लोगों को, अब क्या करें, मजबूरी है, और कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। पता नहीं आप लोग कैसे, आप शायद सबको राजी रखना चाहते हैं। ओके, आई कैब नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं आई कैब क्या कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो 5-6 साल के लिए फैमिली वालों को बता दें मैं चला गया हूँ ऐसी जगह पे, वहां से नहीं आना मुश्किल होता है। ओके, वो भी ऐसा ऐसा पूछना छोड़ देंगे। .4 पढ़े जी, वेयर एनी, बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं भाई, ऐसे नहीं हो जाता सीए। वेयर एनी म्यूचुअल स्लैश वेंचर कैपिटल फंड क्या बांटने लगे, इंटरेस्ट। क्या बांटने लगे, इंटरेस्ट। किसको, बैंक को। तो इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम। तो जरा बात दोबारा बता दें, अगर म्यूचुअल फंड, भाई ये इसी के ऊपर कर दो, थोड़ा सा खड़े हो गए ना। अगर म्यूचुअल फंड, इसके पर, अगर म्यूचुअल फंड बैंक को क्या बांटे, इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट बैंक के हाथों में क्या जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगा, क्योंकि बैंक का काम ही क्या है, इंटरेस्ट इनकम कमाना। तो अगर एक वेंचर कैपिटल फंड बैंक को इंटरेस्ट दे तो ये बैंक के लिए कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बस इसी हद तक पढ़िए, क्योंकि ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अभी भी यार मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जरा बच्चे आ जाएं, इसलिए पेज 130 पे आए। हम कंटिन्यूएशन में चले, मुझे पता है 2 पॉइंट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह आज मैंने कराने हैं। पॉइंट जी भाई जी पॉइंट जी जी यार, ये जो फाइन है ना, फाइन, ये 2 किस्म का है।
एक आप फाइन पे करते हैं हुकूमत को, किसको पे करते हैं? हुकूमत को। और एक आप फाइन पे करते हैं हुकूमत के अलावा किसी और को। भाई ऐसा भी हो सकता है कि हुकूमत के अलावा किसी और को फाइन पे करे रे? हाँ ऐसा भी हो सकता है रे। तो अगर आप हुकूमत के अलावा किसी और को फाइन पे करें तो ऐसी सूरत में फाइन माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर आप फाइन पे करें हुकूमत को तो फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं है। मैं क्या कर रहा होता हूं ना, देखा करें पॉइंट जी। एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द बंदा नहीं, बाय द बिजनेसमैन बाय द बिजनेसमैन फॉर द वायोलेशन ऑफ वायो लैपटॉप नहीं, फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और ऑफ गवर्नमेंट। मोहतरम लॉ रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, वो नहीं जो बेगम ने घर में लॉज बनाए हैं वो तोड़ दिया आपने। फॉर द लॉ रूल और रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट। तो मोहतरम फाइन कितने किस्म का हो गया? दो किस्म का, एक चाचू वाला एक मामू वाला नहीं। एक कौन सा? पेड टू गवर्नमेंट। दूसरा कौन सा? नॉट पेड टू गवर्नमेंट की भी मैं मिसाल दे देता हूं कोई अभी। अगर पेड टू गवर्नमेंट है तो नॉट अलाउड, अगर नॉट पेड टू गवर्नमेंट है तो अलाउड। तो खर्चा माइनस करने की इजाजत है। छोटा सा करके बड़ा नोट कर लें यहाँ पे। अच्छा यार, ये नॉट पेड टू गवर्नमेंट की क्या मिसालें हो सकती हैं? लिखते रहे, साथ साथ सुनते रहे। नॉट पेड टू गवर्नमेंट की क्या मिसाल हो सकती है? मिसाल के तौर पे कोई ऐसा राइस वालों ने कुछ किया कि आपको फाइन पे करना पड़ गया। राइस वालों ने आपको फाइन पे किया किस चीज पर, तो आप बता दें ये राइस वालों ने गवर्नमेंट को फाइन किया या आपको फाइन पे किया? हमें। अच्छा हमसाये थे, हमसायों ने कह दिया बच्चे बड़ा शोर करते हैं। राइस वालों ने कहा हमारे बच्चे तो नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन आपके कॉलेज के तो है ना। राइस वालों ने कहा हाँ हमारे कॉलेज के तो हैं, बहुत शोर करते हैं, छत पे खड़े होकर जाती हैं अस्तगफिरुल्लाह। तो अब ये ना इनको बात कर ले वरना फिर गड़बड़ हो जानी है। फिलहाल हमें ₹1,00,000 फाइन चाहिए। तो राइस वालों ने किसको फाइन दिया? हमसायों को फाइन दिया, हमसायों को फाइन दिया। तो ये राइस वालों के लिए खर्चा अलाउड है, ये माइनस करने की इजाजत है। अक्सर मैंने आपको कहा गाड़ी पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, इशारे पे खड़े होकर दाएं में जाती है ना हमारा, आगे से पेड़ पड़ गई तो मसला होगा। ओके पॉइंट एच, टाइम पास कर रहे थे। पॉइंट एच, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन। अच्छा भाई ये बात भाई खत्म हो गई है। फाइन अगर हुकूमत को पे करेंगे तो नॉट अलाउड है, हुकूमत के अलावा किसी को पे करेंगे तो जैसे राइस वालों ने हमसायों को पे कर दिया वो अलाउड होगा। फाइन खर्चा माइनस करने की इजाजत है। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन की मिसाल देने। घर पैसे लेके चला गया ओनर घर पैसे लेके चला गया या घर का कोई भी खर्चा कर लिया। इसको ड्राइंग कहते हैं आमतौर पर इंट्रो की क्लास में, लेकिन इंट्रो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होती, इसलिए ओनर घर पैसे लेके चला गया। तो ये जो घर पैसे लेके चला गया, क्या इसने बिजनेस की कोई तनख्वाह पे की है, बिजनेस का बिजली का बिल पे किया है, या बिजनेस का कोई दुकान का किराया पे किया है, या घर के खर्चे किए हैं? तो ये बिजनेस का खर्चा है या घर का खर्चा है? तो ये नॉट अलाउड के लिस्ट में आना चाहिए, अलाउड के लिस्ट में नॉट अलाउड। ओके ये ना सिर्फ आपने रट्टा मारना है क्योंकि ये कैप 5 के लेवल की चीज है। रिजर्व फंड, तो एनी अमाउंट कैरिड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, तो इसको आपने बस क्रैम करना है, ये न्यूमेरिकली नहीं आ सकता। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। रिजर्व फंड ना कोई होता है कैपिटल टाइप चीज, कैपिटल अकाउंट टाइप चीज, छोड़ें इसको। ओके पॉइंट जे, यार ये जो पॉइंट है ना जे पॉइंट, इससे पहले जितने पॉइंट्स थे ना वो हर बिजनेसमैन के लिए थे, चाहे वो इंडिविजुअल था, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म थी, चाहे वो कंपनी थी। इससे पहले जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो इंडिविजुअल्स के बिजनेस के लिए भी हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है उनके लिए भी हैं, जैसे सीए फर्म्स पार्टनरशिप बिजनेस कर रही होती हैं, या जैसे पीटीसीएल कंपनी है वो बिजनेस कर रही है उनके लिए भी हैं। ये वाहिद ऐसा पॉइंट है जो इंडिविजुअल और कंपनी के लिए नहीं है। ये पॉइंट सिर्फ किसकी बुक्स में है? एओपी की बुक्स में। एओपी क्या होती है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल हम चैप्टर 12 में शुरू करेंगे। चैप्टर 8 में तो इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के। चैप्टर 12 में पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। तो चैप्टर 12 के लिए अभी से सुन लें, जब पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे तो पार्टनर जो पैसे घर लेके जाएगा, पॉइंट आई की तरह सिमिलरली, एच की तरह, पॉइंट एच की तरह सिमिलरली ये भी पार्टनरशिप की बुक्स में खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब पार्टनर पैसे घर कौन से लेके जाता है वो जरा सुन लें। पार्टनर कई दफा दुकान से सैलरी ले जाता है। अब वो कहने को तो सैलरी होती है, लेकिन एक्चुअली पार्टनर तो बिजनेस का ओनर है और ओनर की तनख्वाह नहीं बनती। तो इसलिए दो पार्टनर हैं, कामरान और अंजुम, उन्होंने सीए किया, सीए करके पार्टनरशिप फर्म खोल ली। अब पार्टनरशिप फर्म खोल के सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दें, वो तो सैलरी है, वो तो उनका खर्चा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म खोल के अपने आप को ही तनख्वाह दें और कहे हम अपने आप को तनख्वाह दे रहे हैं, तो ये भाई ये तनख्वाह तुमको कोई नहीं है। आप तो बिजनेस के क्या हो, ओनर हो या मुलाजिम हो?
तो वैसे जिन्होंने इंट्रो पढ़ी उनको आइडिया होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, उसमें पार्टनर को सैलरी दी जाती थी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनके लिए भी कोई मसला नहीं, खैर है। पार्टनर को सैलरी दी जाए, पार्टनर कौन है? ओनर। ओनर को बिजनेस सैलरी दे, ओनर को बिजनेस बोनस दे, ओनर को बिजनेस कमीशन दे, ओनर लोन दे बिजनेस को, बदले में बिजनेस उसको इंटरेस्ट दे। कोई भी पेमेंट जो बिजनेस ओनर को करे वो ओनर घर ही लेके जाता है, वो सारा के सारा खर्चा पार्टनरशिप फर्म को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट जे इज 100% सेम एज पॉइंट एच, क्योंकि ये पर्सनल खर्च हो जाने हैं, ये घर जो लेके जाने हैं इसने, ये घर में ही खर्च हो जाने हैं। तो है कौन जी? पार्टनरशिप फर्म। ये पेमेंट किसको करने लगी है? ना मेंबर नहीं, मेंबर से मुराद होता है ओनर। पार्टनर अपने पार्टनर को पैसे देने लगे हैं, अपने ओनर को या अपने पार्टनर को पैसे देने लगे हैं। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन? एनी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया किसने? पार्टनर ने। बोल नहीं रहे हैं, लोन दिया किसने? किसको? पार्टनर को, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। इस पर ओनर को क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट। ब्रोकरेज और कमीशन एक ही चीज होती है, सैलरी भी उसी तरह की चीज है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे दे, बोनस दे दे, कमीशन दे दे, कोई भी ब्रोकरेज दे दे और अदर रिम्यूनरेशन पे कर दे, अदर से अदर तो बहुत ब्रॉड हो गया ना, फिर हर किस्म के पैसे। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पैसे दे और पार्टनर वो पैसे घर ले जाता है, वो ओनरशिप स्टेक होने की वजह से, यानी ओनरशिप होने की वजह से बिजनेस का खर्चा एओपी को माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, we will remain here। हम इधर ही रहें, चलें ठीक है, वो कर लेते हैं पहले। पॉइंट सी आ जाए, पेज 128 पे। अच्छा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं कि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? तो बिजनेसमैन के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर डॉलर से एक बिजनेस है तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे कर रहे होंगे। बिल्डिंग अगर उन्होंने किराए पे ली हुई है, लॉरेंस ने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या बना ली 5 कनाल की, किसी से किराए पे ले लेते हैं, तो रेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन, एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। कमीशन पेड टू एजेंट्स। एजेंट्स वो लोग होते हैं जो डॉलर्स को कहते हैं हम आपके एसी बिकवा देंगे, आप परेशान ना होइएगा, हमें कमीशन दे दीजिएगा। तो ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। डॉलर्स के बिजनेस के खर्चे बंद कर, इसको बंद कर दो यार, किसी के पास है वो? नहीं है, आपको ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अब इंस्टॉल, जो आप मुस्कुरा रहे हो आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा अब वैसे मुस्कुरा के क्यों देख रहे हो, इधर देखो। अच्छा, बिजनेसमैन अगर डॉलर्स है तो डॉलर्स को ये खर्चे करने पड़ेंगे। ये जो खर्चे हैं ना, खर्चे ये डॉलर्स के लिए तो खर्चे हैं, लेकिन दूसरे बंदों के लिए इनकम है। ये खर्चे डॉलर्स के लिए खर्चे हैं, लेकिन दूसरे बंदों के लिए इनकम है। सैलरीज डॉलर्स के लिए खर्चा है, लेकिन डॉलर्स में सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए इनकम है। रेंट डॉलर्स के लिए खर्चा है, लेकिन उस बिल्डिंग का जो मालिक है उसके लिए ये इनकम है। एडवर्टाइजमेंट मिसाल के तौर पे जियो टीवी पे चलाई तो ये डॉलर्स के लिए खर्चा है और जियो टीवी के लिए ये इनकम है। इसी तरह कमीशन, एजेंट्स कुछ रखे हुए हैं तो कमीशन डॉलर्स के लिए खर्चा है, उनके लिए इनकम है। अब अक्सर लोग अपनी इनकम्स पे टैक्स जमा नहीं कराते थे। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय अपनी सैलरी पे टैक्स जमा नहीं कराते, भागते हैं, हुकूमत से बचने की कोशिश करते हैं। डॉलर्स ने वसीम अकरम से कहा यार तू अमीर बंदा है, इतना तूने पैसा कमाया हुआ है, मुझे पता चला है कि तूने एक बिल्डिंग बनाई हुई है यार, वो हमें किराए पे दे दे। तो अब वसीम अकरम
इनकम कमा रहा होगा किराए की और डॉलेंस रेंट को खर्चे में डाल रहा होगा। तो वसीम अकरम को हुकूमत ने पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन हो सकता है वसीम अकरम मिसाल के तौर पे ना पकड़ा जाए और पकड़ना उसको मुश्किल हो। ये तो मैंने मशहूर नाम ले दिया। कोई भी ओनर जो बिल्डिंग्स के होते हैं वो पकड़ने कहाँ आसान होते हैं हुकूमत के लिए। इसी तरह चलो मैंने जियो टीवी तो मशहूर नाम ले दिया, एडवर्टीजमेंट किसी छोटे अखबार में चला दी तो छोटे अखबार वालों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं कौन है, किस अखबार में चलाया था, शाम को अखबार भेजने आते थे, पता नहीं किधर है उनका प्रिंटिंग प्रेस, क्या है। इसी तरह कमीशन एजेंट्स को जो पे कर रहे हैं, अब डॉलेंस ने इसी क्लास में आके यहीं पे आके ऐलान किया कि जो जो एसी बिकवाएगा उस स्टूडेंट को हमारी तरफ से कमीशन दिया जाएगा। अब आप लोग कमीशन लेके गायब गुयब हो गए, हुकूमत एफबीआर कहाँ से आपको पकड़ेगी। तो इसलिए लॉ मेकर ने एक हल निकाला कि रूट से पकड़ो, जड़ से पकड़ो और इनकी जान ले लो। कैसे? डॉलेंस पे जिम्मेदारी लगा दो, डॉलेंस पे जिम्मेदारी लगा दो कि डॉलेंस जब तुम अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देना तो ₹1,00,000 तनख्वाह है तो 10-12 हज़ार रुपये टैक्स काट के देना, जो भी टेबल के मुताबिक रेट बनता है। डॉलेंस जब तुम अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देना तो टैक्स काट के देना, क्योंकि ये तुम्हारा तो खर्चा है लेकिन एम्प्लॉय की इनकम है। इसको कहते हैं लोगों को ज़बरदस्ती टैक्स के जाल में फंसाना। तो जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको जाल में फंसाने के लिए हुकूमत ने विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, जिसको आप टैक्स डिडक्शन भी कहते हैं। टैक्स काटने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। तो पहली तो प्रिंसिपली ये बात एग्री कर लें, ये सारी चीज़ें डॉलेंस के लिए क्या हैं, खर्चाएँ, लेकिन जिन लोगों को पे की जा रही हैं उनके लिए इनकम है। मिसाल के तौर पे राइस वाले हैं, उनके लिए सरासिफ की सैलरी खर्चा है लेकिन सरासिफ के लिए इनकम है। राइस वाले हैं, उनके लिए बिल्डिंग का रेंट खर्चा है लेकिन जावेद मियां अदा से ये बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, उसके लिए ये इनकम है। राइस वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा है लेकिन जिस एडवर्टाइजिंग कंपनी को पैसे दिए उनके लिए इनकम है। राइस वालों ने आपको कहा कि एफएससी वाले बच्चों को यहाँ आप सीए में लेके आओ, हम आपको कमीशन देंगे, तो ये राइस वालों के लिए तो खर्चा है लेकिन आपके लिए। अब ये जो लोग इनकम्स कमा रहे हैं ना, इन लोगों को पकड़ना मुश्किल था, तो इनके लिए ये हल निकाला कि डॉलेंस के कंधों पर रख के बंदूक चलाई और डॉलेंस को कहा कि अगर तुम एम्प्लॉय को सैलरी देना तो तुम्हारे लिए तो खर्चा है, तुमने ₹1,00,000 तनख्वाह देनी है तो तुम 12,000 तनख्वाह काट लेना और बाकी 88 दे देना और बाकी 12,000 हुकूमती खजाने में जमा करा देना। डॉलेंस वालों, जब भी तुम्हारे पास मालिक मकान किराया लेने आए तो 10 लाख रुपया किराया बनता है, 10 लाख में से मिसाल के तौर पे 9 लाख दे देना और 1 लाख हमारे खजाने में जमा करा देना। अब हुकूमत को ये परेशानी नहीं होगी कि मालिक मकान कौन है, उसे कहाँ से पकड़ें, क्या करें। और इसका मतलब है हुकूमत डॉलेंस से अपना काम ले रही है। इसका मतलब है हुकूमत डॉलेंस से अपना काम ले रही है और डॉलेंस वालों को हैसल होगी। हाँ, एक तो टैक्स काटना होगा, मुंह मारी भी हो जाती है, मालिक मकान से मुंह मारी हो जाती है। मालिक मकान कहते हैं पूरे पैसे दो, डॉलेंस कहते हैं नहीं पूरे पैसे मैं नहीं दे सकता, तो मालिक मकान खाली भी करवा लेता है, कहते जाओ पड़े। तो डॉलेंस बेचारा फंस जाता है, डॉलेंस को मजबूरन हुकूमत की बात माननी पड़ती है। फिर इसी तरह डॉलेंस एजेंट्स पे जब कमीशन पे टैक्स काटेगा तो एजेंट तो तपेंगे, आप तपेंगे, आप कहेंगे हम एजेंट हैं आपके, आप हमारी इनकम पे क्यों टैक्स काट रहे हो, ना काटो, बस हमें पूरे पैसे चाहिए, तो मुंह मारी हो जाती है। तो मोहतरम, ऐसी सूरत में बहरहाल डॉलेंस को मुंह मारी करनी पड़ेगी और डॉलेंस इज बाउंड टू डिडक्ट टैक्स ऑन दीज पेमेंट्स। और अगर डॉलेंस इन पेमेंट्स पे टैक्स नहीं काटता तो सिंपल सी सजा है, डॉलेंस को ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब डॉलेंस कहते हैं मैं एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटना भूल गया, तो डॉलेंस का जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा, $70 बिलियन सेल है, उसमें से 10 बिलियन तनख्वाहें हैं, तो प्रॉफिट कितना है 60 का। अब जब डॉलेंस ये कहेगा कि मैं एम्प्लॉयज की तनख्वाह पे टैक्स नहीं काट सका, तो लॉ मेकर कहेगा मैं तुम्हारे इस प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं मानता, 70 डालो और 70 इधर ले आओ, क्योंकि जो ₹10 तुम्हारा खर्चा है उसे मैं नॉट अलाउड कर दूंगा, उसे मैं नॉट अलाउड कर दूंगा। क्लियर? तो जरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं नॉट अलाउड का। अकाउंटिंग वाले तो सर ने माइनस करा दिया क्योंकि खर्चा था, लेकिन टैक्स की क्लास में आए तो सर ने कहा सजा दो डॉलेंस वालों को। किस जुर्म की सजा दो? टैक्स ना काटने की सजा दो। तो जिस जिस पेमेंट पे डॉलेंस वाले टैक्स काटेंगे वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, और जिस जिस पेमेंट पे डॉलेंस वाले टैक्स नहीं काटेंगे वो खर्चा नॉट अलाउड हो जाएगा। हत्ता कि डॉलेंस वालों ने तनख्वाहों पे टैक्स काट लिया, किराए पे टैक्स काट लिया, एडवर्टाइजमेंट पे टैक्स काट लिया, एजेंट को कमीशन देते हुए टैक्स नहीं काटा, तो फिर ये खर्चा क्या हो जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। बाद में करना। अच्छा, अब आप आए छोटे बने, अब ये नोट कर लें पॉइंट सी के साथ, फिर मैं इसका बताता हूँ क्या करना है।
ये किसकी बुक्स हैं? डॉलेंस की बुक्स हैं। मेरी बुक है, हाथ दो भी, जल्दी करें। नॉट टेक मोर देन 20 सेकेंड्स। 4 लफ्ज लिखने हैं। ओके चलें जी। आज तो जुबानी याद हो गया यार, एडवर्टीजमेंट और कमीशन टू एजेंट रह गया था नीचे लिखने वाला, याद होगी। तो इनके बारे में उर्दू में बात लिख लें। ये 4 चीजें डॉलेंस के लिए खर्चा है, लेकिन अगले बंदे के लिए इनकम है। ये 4 चीजें डॉलेंस के लिए खर्चा है, लेकिन अगले बंदे के लिए इनकम है। इसलिए डॉलेंस को ये पेमेंट्स करते हुए, ये 4 चीजें डॉलेंस के लिए खर्चा है, लेकिन अगले बंदे के लिए इनकम है, इसलिए डॉलेंस को ये पेमेंट्स करते हुए टैक्स काटना चाहिए। अच्छा, अगर काटना भूल गया, तो डॉगी जा रहा था काटना भूल, सॉरी, अगर डॉलेंस काटना भूल गया तो क्या सजा मिलेगी? क्या नॉट अलाउड हो जाएगा? खर्चा। किसको? डॉलेंस को। डॉलेंस को ये खर्चा उसके टैक्स कैलकुलेशन में नॉट अलाउड हो जाएगा। ओके गाइस, लेट्स सी द सी। पॉइंट सी में आ जाए। एनी खर्चा, और बोले एनी खर्चा फ्रॉम विच द पर्सन नी द बिजनेसमैन, एनी खर्चा फ्रॉम विच द इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। हर खर्चा जिससे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था वो नॉट अलाउड है। पिछले सफे से मिला के पढ़े। हर वो खर्चा जिससे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था वो खर्चा क्या है? थोड़ी सी बात आपको समझ आएगी मैं अगला लफ्ज पढ़ता हूं तो। हाउएवर, बट सब आगे ना, बट हाउएवर या बट एक ही होते हैं ना, दोनों की एक ही बरादरी है। बट डिडक्शन विल बी अलाउड। आगे ना पढ़ें, मुझे खुद पता इंग्लिश में क्या लिखा होगा, आगे ना पढ़ें। इफ द पर्सन, तो वहां से थोड़ा सा पढ़ लिया, आगे खुद ट्राई करें। थोड़ा थोड़ा देख रहा है तू। इफ द पर्सन हैज डिडक्टेड, द पर्सन से कौन रहा था? बिजनेसमैन। डॉलेंस नहीं। हजरत वाला चैप्टर 19 में से न्यूमेरिकल आपने करके आना है भाई। ये वेबसाइट नोट कर लें, इस पे कुछ फिजिकल क्लास वालों के, ऑनलाइन वालों के लिए बात नहीं करा, अगर किसी ने नोट नहीं की हुई। अच्छा मोहतरम, ये क्या मोहतरम? नहीं, मैं बताऊंगा क्लास के एंड पे, मुझे बताइएगा। कर लें यार, ये कर लें सवाल, क्वेश्चन 27 कर लें होमवर्क में, ये कल डिस्कस कर लेंगे। पेज नंबर मैं क्यों बताऊं यार? चैप्टर 19 में यार हाथ हो गए यार। पेज 384 भी अब मैं बताऊं यार, वापस आ जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 27 पेज 384, क्वेश्चन नंबर 27 पेज 384, क्वेश्चन नंबर 27 पेज 384। अच्छा जी, पॉइंट सी। एनी खर्चा, वापस आ जाए ना जिथे थी। एनी खर्चा फ्रॉम विच द बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, और हर वो खर्चा जिससे बिजनेसमैन ने टैक्स काटना था वो नॉट अलाउड है। लेकिन हाउएवर खर्चा विल बी इफ द बीएम का सब्जेक्ट, इफ द बिजनेसमैन, बीएम का हमारा और मतलब है, इफ द बिजनेसमैन हैज डिडक्टेड द, डिडक्ट करना जरूरी नहीं है, खाली डिडक्ट करना जरूरी नहीं है, खाली डिडक्ट करके अगर बिजनेसमैन अपनी जेब में डाल ले, यानी राइस वाले सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स काटें और टैक्स काट के राइस वाले अपने बोझे में डाल के रख लें, तो इज इट इनफ? No, the second जिम्मेदारी on the कंधा of the rise is pay the tax as required by law to FBR। जैसे कि लॉ ने कहा है वैसे टैक्स जमा करवा दे। और किसको टैक्स जमा करवाए? काटना काफी है या काटने के बाद मरहम पट्टी भी जरूरी है? मरहम पट्टी भी जरूरी है, खाली काट के चला जाए तो मसला होगा। ओके, तजर्बा हुआ है इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि अगर काटना भूल जाए तो क्या होगा? वापस आ जाए इधर डॉलेंस में।
एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, अगर काटना भूल जाए तो क्या होगा। राइस वाले सरासिफ की सैलरी पे टैक्स काटना भूल गए, बाद में राइस वालों ने बड़ी शर्मिंदगी हुई। बहरहाल हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने अपना बंदा भेजा सरासिफ के घर। सरासिफ ने कहा आप घर तक आ गए? उन्होंने कहा जी। तो सरासिफ को उन्होंने कहा गेट पे खड़े होके कि सर आप ऐसा करें कि वो जो टैक्स राइस वालों ने आपकी सैलरी पे काटना था वो आप पे कर दें। और सरासिफ ने चुप करके पे कर दिया। तो असूली तौर पे तो राइस वालों ने आपको अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन स्टिल हुकूमत तक क्योंकि टैक्स पहुंच गया, इसलिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि राइस वालों को कहा जाएगा कोई मसला नहीं यार, आप खर्चा माइनस कर लो। लेकिन अगर सरासिफ भी फिर इनकार करते हैं उधर पैसे देने से, तो फिर सर राइस वालों को ऑब्वियसली खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, शायद रिलैक्सेशन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि राइस ने तो अपनी जगह जुर्म किया हुआ था। लेकिन अगर बिल फर्ज राइस काटना भूल जाए, क्या काटना, किसकी सैलरी से, सरासिफ की सैलरी से टैक्स काटना भूल जाए, और फिर एफबीआर के बंदे सरासिफ से रिक्वेस्ट करके टैक्स ले लें, तो राइस को क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर भी खर्चा माइनस करने की इजाजत है। इफ द, इस फिक्रे को ना बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि अधूरा सा फिक्रा है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसमें शक्कर डालनी पड़ेगी, चीनी डालनी पड़ेगी। इफ द टैक्स इज रिकवर्ड बाय एफबीआर, रिकवर्ड फ्रॉम सरासिफ, from Sarasif, it will be assumed as paid by Rise to FBR। ये बड़ी मजे की बात है, ये assume कर लिया जाएगा कि राइज ने FBR को पे कर दिया, हालांकि वैसे पे किसने किया है, सरासिफ। और अगर बात को मैं फैलाऊं तो फिर बात hence deduction allowed to Rise, अब इसलिए राइज को खर्चा माइनस करने की इजाजत है, फिर hence deduction allowed to Rise, इसलिए फिर राइज को खर्चा माइनस करने की इजाजत है। इसको ना दोबारा पढ़ लें। इफ द टैक्स इज रिकवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज फ्रॉम, टैक्स वाले सरासिफ से अगर टैक्स रिकवर करने, बाद में रिकवर करने वैसे जाना क्यों पड़ा, इट विल बी अज्यूम्ड एज, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि राइज ने क्या कर लिया, खुशी खुशी बैठा करो यार, खुश खुश चेहरों के साथ। इट विल बी अज्यूम्ड एज पेड बाय, ये अज्यूम किया जाएगा राइज ने पे कर दिया है, किसको, एफबीआर को। Hence deduction will be allowed to Rise, राइज वालों को फिर भी ये खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। ओके यार, ये एक ना परचेजेस थी, परचेजेस, ये भी ना एक बिजनेस का खर्चा होता है, परचेजेस। देखिए मैंने यहां नहीं डाला, हालांकि बिजनेस का मेन खर्चा होता है। डॉलेंस के लिए जो परचेज होगी वो बिजनेस का मेन खर्चा होगा। परचेजेस से क्या मुराद होगा, परचेजेस से मुराद होगा डॉलेंस ने एसी बनाने के लिए प्लास्टिक खरीदा, लोहा खरीदा, पेंट खरीदा, परचेजेस रॉ मटेरियल। या होंडा एटलस कार के लिए परचेजेस होंगी, टायर खरीदा, टेप रिकॉर्डर खरीदा, शीशा खरीदा, लोहा खरीदा, मैट खरीदा, गियर खरीदे, इंजन खरीदा, ये सारे होंडा के लिए परचेज होंगी। तो बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा कौन सा होता है, परचेज। अब ना परचेजेस के अंदर ना थोड़ी रिलैक्सेशन है, परचेजेस के अंदर रिलैक्सेशन है। परचेजेस के अंदर रिलैक्सेशन की रीजन ये है कि परचेज ना छोटे छोटे दुकानदारों से होती थी, और फिर छोटे छोटे दुकानदार परेशान हो जाते थे। जरा बात गौर से सुनते रहिएगा आप। अब होंडा वाले परचेज करने जा रहे हैं शीशा, अब किसी दुकान पे शीशा अगर होंडा वाले परचेज करने जा रहे हैं तो होंडा के लिए वो परचेज खर्चा होगी, जाहिर बात है कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, खर्चा होगी, और शीशे वाली दुकान के लिए वो इनकम होगी। फिर होंडा वाले अगली गली में जाएंगे, वहां से टायर खरीदेंगे जनरल टायर से, तो होंडा वालों के लिए ये जनरल टायर खर्चा होंगे, जेब से पैसे जा रहे हैं, खर्चा अटेंटिव हैं, खर्चा होंगे, और जनरल टायर वाले के लिए ये इनकम होगी। इसी तरह होंडा वाले अगली गली में जाएंगे, वहां से जाके मैट खरीदेंगे, तो मैट खरीदना होंडा वालों के लिए खर्चा होगा, और जो मैट बेचने वाला है उसके लिए इनकम होगी। इसी तरह होंडा वाले अगली गली में गए तो कैनवुड के टेप रिकॉर्डर बिक रहे थे, तो वो होंडा वालों के लिए खर्चा होंगे और कैनवुड वालों के लिए इनकम होंगी। और ये एक नेवर एंडिंग जो है वो स्टोरी है। होंडा वाले गाड़ी बनाने के लिए मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा चीजें खरीदते होंगे। तो अब बात आई परचेजेस की, तो परचेजेस में ना लॉ मेकर थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, कभी कभी कहते हैं तुम टैक्स ना भी काटो तो खैर है, कोई मसला नहीं, परचेज तुम्हारा खर्चा है, अगले की क्या है, इनकम है। तो और बात बड़ी वाज़ेह है कि इसमें कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि ग्रुप में मैसेज करके पूछ रहे हो क्या मतलब, सदा सी बात है यार। आपने जाके कैनवुड के होंडा वालों ने कैनवुड के खरीदे टेप रिकॉर्डर, वो होंडा वालों के लिए क्या है, परचेज है, खर्चा है, और कैनवुड वालों के लिए इनकम है। तो अब होंडा की बुक्स की मैं बात करता हूँ।
तो होंडा की बुक्स में या डॉलर्स की बुक्स में जो भी आप बात करें, होंडा की बुक्स में ये परचेजेस में कुछ थोड़ी बहुत ही रिलैक्सेशन है। अगर टैक्स ना भी काटो तो खैर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ लॉ मेकर ने खुद ही, जिसको आप कहे होला हाथ रखो, समझ रहे हो, प्रश्नों में भी समझ, होला हाथ, थोड़ा सा जरा हाथ खींच के ना रखो, थोड़ा जरा हल्का हाथ रखो, ठीक है। तो परचेजेस में ना थोड़ी क्या अवेलेबल है, रिलैक्सेशन अवेलेबल है। परचेजेस में ना डिसअलाउड का रूल है, एक डिसअलाउड का, ये मैं इसी पेज पे हूं, पेज 128 पे। परचेजेस में डिसअलाउड का एक रूल है, लोअर ऑफ, अलाउड नहीं, डिसअलाउड, डिसअलाउड, लोअर ऑफ परचेज ऑन विच टैक्सेस और 20% ऑफ। अब ये रूल ऑफ थंब पे आपने याद रखना है, इसकी लॉजिक नहीं देखनी बस। तो परचेजेस नॉट अलाउड का रूल जरा जबानी याद कर लें, क्या है, लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, वो परचेज जिस पे टैक्स नहीं काटा, या 20% ऑफ टोटल परचेज ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। तो टोटल परचेज तो बहुत ज्यादा होगी, उसका 20% ले लेना है, या वो परचेज जिस पे टैक्स, इन दोनों में से क्या नॉट अलाउड है, लोअर नॉट अलाउड है। क्लियर। चलें जी सवाल की तरफ आ जाएं। चलें, J dot Junaid Jamshed has provided the following data relating to his business. Purchase of raw material में इसने कोई कपड़े खरीदे होंगे, कपड़ों के लिए थान खरीदे होंगे, कोई धागा खरीदा होगा, बल्कि ये तो आप परफ्यूम भी बेचने लगे हैं, तो परफ्यूम की शीशियां खरीदी होंगी, डबियां खरीदी होंगी, ये सारी इसकी परचेजेस हैं। इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसको भी छोड़ें यार, ये तो थोड़ी सी डिफरेंट सी बात है ना, बाकी बातें करते हैं। बाकी जे डॉट के अंदर आपको पता है, दुकानों के ऊपर आप जाएं कपड़े खरीदने के लिए तो मुलाजमीन भी होते हैं, उनको तनख्वाह भी दी जा रही होगी। बाकी अगर जे डॉट वाले कहते हैं कि जी 200 तो हमारी दुकानें हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है हर दुकान इनकी अपनी तो नहीं होगी, कुछ दुकानें उनमें से किराए पे भी ली होंगी, तो उनका किराया भी दे रहे होंगे। इसी तरह जे डॉट वाले हो सकता है सेल्स प्रमोशन करते हों, और सेल्स प्रमोशन में अपने कस्टमर्स को कभी कभी प्राइस भी देते हों। ये भी जे डॉट के लिए तो खर्चा है, लेकिन जिस कस्टमर को प्राइस मिल रहा है उसके लिए इनकम है। अक्सर आपने सुना होगा कंपनीज ने लाख रुपए का इनाम दिया फलां बंदे को 2 लाख रुपए का इनाम दिया, और वो इश्तिहार भी आ जाता है जी फलां को 2 लाख का इनाम दिया, अगले खुश नसीब आप भी बन सकते हैं, कभी भी नहीं बनते। अच्छा, तो प्राइसेस अवॉर्डेड टू कस्टमर्स फॉर सेल्स प्रमोशन। तो मोहतरम ये जे डॉट की बुक्स में क्या है, चारों बोले खर्चे हैं, और इन खर्चों के माइनस करते 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 प्रॉफिट पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए, प्रॉफिट पे पहुंच गए। इन खर्चों के माइनस करते 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 हम प्रॉफिट पे पहुंच गए। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना मेरे भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस ना अकाउंटिंग के टीचर ने आपको बनवाया। ये आप समझ लें, आप इंट्रो या F1 की क्लास में बैठे हुए थे और वहां से होके दरवाजा खोले और दरवाजा खोल के इस क्लास में आए हैं, तो टैक्स के सर ने पूछा अबे क्या लाया, सर प्रॉफिट एंड लॉस लाया। अबे किसने दिया, सर उमैर ने दिया। अच्छा, बड़ी जबरदस्त है यार, ये क्या क्या निकाल के दिया सर उमैर ने, सर नासिर ने क्या निकाल, सर ने प्रॉफिट निकाल के दिया। कितना प्रॉफिट निकाल के दिया, 3-5। तो ये अकाउंटिंग की क्लास में बैठ के अकाउंटिंग के टीचर से आप एक प्रॉफिट एंड लॉस बनवा के लाए, और ये लाके आपने टैक्स की क्लास में पेश किया, और आपने कहा कि जी मैंने टैक्स देना 3520 पे। लेकिन नहीं मोहतरम, अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको मैं देने लगा हूं जो टैक्स वालों के एतबार से है या अकाउंटिंग वालों के एतबार से है, टैक्स वालों के एतबार से। जे डॉट हैज नॉट विदहेल्ड द टैक्स। आवाज आ रही है वो इसमें रिकॉर्डिंग में, जे डॉट हैज नॉट विदहेल्ड द, जे डॉट वालों ने टैक्स नहीं काटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ऑन परचेजेस ऑफ 7 लाख, ऑन परचेजेस ऑफ 7 लाख तो सर है ही नहीं, 1000 रुपए की हैं। 7 लाख तो परचेजेस सर है ही नहीं, 1000 रुपए की, आप क्या कह रहे हैं। और सारे चाचू ऊपर देखें, रुपीज इन 1000 है, तो ये परचेजेस 7 लाख की से बहुत ज्यादा हैं। असल में ये सेल भी 5 मिलियन है, परचेज तो 1 मिलियन है। 1 मिलियन में से कितने पे टैक्स नहीं काटा, परचेज कितनी है शहजादो, 1 मिलियन, इसमें से किस पे टैक्स नहीं काटा, 7 लाख पे टैक्स नहीं काटा। अच्छा जी आगे चलें, एक और बात आपको बतानी थी। फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट एंड प्राइजेस। भाई आपको बतानी थी, फर्दर नो टैक्स इज डिडक्टेड, इशारे की तरफ देखो करो साया, फर्दर नो टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट एंड प्राइजेस। अब आप भाई परचेजेस वगैरह छोड़े, जब टैक्स वाले आएंगे, टैक्स वाले पूछेंगे कि मोहतरम आपने प्राइजेस पे टैक्स काटा, तो जे डॉट वाले कहेंगे नहीं काटा। इन्होंने कहा हमने कहा था काटना है, आपने कहा वो जल्दी से गुजर गया था,
काटते तुम उसको, करीब जाके काटते, नहीं काटने दिया। आप बताएं क्या जे डॉट वालों ने टैक्स काटा? जे डॉट वालों को सजा दें, इस खर्चे को क्या कर दूं, माइनस करने की इजाजत दे दूं या नॉट अलाउड कर दूं? नॉट अलाउड कर दूं। अच्छा, जे डॉट वालों ने टैक्स काटा किराए पे? नहीं काटा। काटना चाहिए था, नहीं काटा, ना काटने की सजा, खर्चा माइनस करने की इजाजत। मैं आपको बता दूं, डॉगी 2-4 बंदों को ना काटे ना तो मालिक उसको रोटी नहीं देता उस दिन की। अच्छा सॉरी। तो अब जे डॉट वालों ने ना काटने की सजा, यार हद होगी, तुम लोग डायरेक्ट उस मिसाल की तरफ चले जाते हो। ना काटने की सजा बनती है ना, ना काटने की सजा डॉगी को मिलती है, खाना बंद हो जाता है उसका। तो ना काटने की सजा जे डॉट वालों को क्या मिलेगी? क्या नॉट अलाउड? खर्चा नॉट अलाउड। पूरी बात किया करो, खुल के किया करो, सबके सामने किया करो पूरी बात। ओके, अब मुझे बताएं जे डॉट वालों ने क्या किराया देते हुए मालिक मकान की जो, जे डॉट वालों की तो रेंट एक्सपेंस था, अगले के लिए तो रेंटल इनकम थी ना। तो जे डॉट वालों ने क्या मालिक मकान को जब किराया दे रहे थे तो किराया देते हुए टैक्स काटा? नहीं काटा। तो ना काटने की सजा क्या मिलेगी? खर्चा भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जे डॉट वालों ने एम्प्लॉइज की तनख्वाह पे टैक्स काटा, ये मुझे कहां से पता चल रहा है? सवाल में लिखा ही नहीं हुआ ना, फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन पेमेंट्स ऑफ रेंट्स एंड। इसका मतलब क्या है? इट मींस, इट नहीं होती मारने वाली, इट मींस बोले 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 टैक्स डिडक्टेड ऑन, काटा काटा, कहां काटा? नहीं टांग पे, हाथों की टांग पे काटा। सैलरीज पे टैक्स काटा। कहां काटा? सैलरीज पे टैक्स काटा। किसने काटा? किसको काटा? एम्प्लॉय की तनख्वाह को काटा। काट के कहां जमा कराया? एफबीआर के खजाने में। ये साथ वाला शर्मा रहे लिखते हुए, कहते हैं मुझे, मेरा तो लेवल है, मुझे समझ आ गई, मैं क्यों लिखूं। चलें ठीक है, कोई नहीं, लेवल है इसका। इट मींस टैक्स डिडक्टेड ऑन, इसका मतलब है कि सैलरीज पे टैक्स काटा है। तो मोहतरम सैलरीज को क्या करूं, अलाउड में डाल दूं, नॉट अलाउड में? अलाउड में डाल दें। अब थोड़ी देर के लिए जरा पेंडिंग कर देते हैं 1000 रुपए को। किसको? 1000 रुपए को, क्योंकि ये अलग डिस्कशन है, ये इंशाल्लाह कर लेंगे। फिलहाल आप मुझे, परचेजेस को मैंने आपके सामने छुपा दिया, परचेजेस को मैंने आपके सामने छुपा दिया है। अब आप हजरात जरा तवज्जो फरमाएं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अब सही लग रहा है आपको? टैक्स वाले सर ने बनवाया है, परचेजेस को छोड़ दो ना। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स वालों की नजर में आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। क्यों? टैक्स वाले क्या कहेंगे? टैक्स वाले कहेंगे अकाउंटिंग के सर ने क्या सेल बताई जी? 5000। टैक्स वाले कहेंगे चलो तुम भी कितनी सेल ले लो? 5000 पे। टैक्स वाले क्या कहेंगे? अकाउंटिंग के सर ने कितनी तनख्वाहें माइनस करवाई? क्या 300 पे आप लोगों ने टैक्स काटा है? काटने पे शाबाश मिलती है, तो ये शाबाश दे दें, खर्चा माइनस करने दें। लेकिन इन दोनों पे टैक्स, इसलिए ये खर्चा माइनस। तो टैक्स वाले जो एफबीआर वाले आएंगे तो कहेंगे हम ये खर्चा भी माइनस नहीं करने देंगे और ये खर्चा भी माइनस नहीं करने देंगे, और इस खर्चे को टैक्स वाले गले लगाएंगे, कहेंगे यही तो खर्चा है। लेवल चेक करें, यही तो खर्चा है, ये खर्चा टैक्स वाले माइनस करने देंगे। द रीजन इज कि टैक्स काट लिया है। क्लियर? अच्छा यार, परचेजेस के लिए क्या रूल है? किसको जुबानी याद हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। यार डिसअलाउड है लोअर ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा अलाउड है लोअर ऑफ, डिसअलाउड लोअर ऑफ। बोले बोले 20% ऑफ? नहीं नहीं नहीं, 20% से पहले एक चीज थी, परचेज ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड। वो परचेज जिस पर टैक्स नहीं कटा, या 20% ऑफ टोटल परचेज। क्लियर? अच्छा जी, परचेज ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड। मोहतरम ये क्वेश्चन से डायरेक्ट फिगर मिलेगी, उठा के यहां लिखा करनी है। ये फिगर भी क्वेश्चन से मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन वाली फिगर पे कितने परसेंट लगा के लिखा करना है? 20%। तो जरा क्वेश्चन में ढूंढ के बताएं, डायरेक्ट पड़ी होगी परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। 700, 3 सिफर काट देते हैं ना क्योंकि रुपीज इन 1000 में चल रहा है। व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 700। क्लियर? What is the total purchase given in P&L? Total purchase given in P&L. What is the purchase on which tax is not deducted? 700. लेकिन ये ना 1000 यहां लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 20% से। क्या आ गया? 200. What is lower? 200. What is lower? 200. मैं ना आपके लिए न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन, सेल किसी को जुबानी याद हो गई हो?
5,000 थी। अच्छा जी, लेस परचेजेस सैलरीज। मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं टैक्स कैलकुलेट करने लगा हूँ आपके लिए। रेंट और प्राइजेस। अच्छा आप एग्री करते हैं रेंट माइनस नहीं करने देंगे टैक्स वाले? मैं सोल्यूशन दोबारा कर रहा हूँ आपके सामने। आपको पता है प्राइजेस माइनस नहीं करने देंगे, मैंने सोल्यूशन में लिखा नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए जरा लिख रहा हूँ। आपको पता है सैलरीज टैक्स वाले माइनस करने देंगे? क्लियर? क्योंकि इन पे टैक्स कटा है। ये तीनों बातें तो समझ आ गई ना, आसान है ना ये तीनों बातें? ओके यार, परचेजेस कितनी माइनस करूं, थोड़ा सा ना सोच के बताना है आपने। परचेजेस कितनी माइनस करूं? डिसअलाउड है 200 रुपए। ना 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 यार, लोअर उठाओ यार, ऐसा ना करो, लोअर उठाओ, लोअर उठाओ। डिसअलाउड कितनी है? वैसे मैंने जुर्म ज्यादा किया हुआ, मैंने टैक्स 700 पे नहीं कटा हुआ, लेकिन लॉ मेकर ने काफी छूट दी, उसने कहा रिलैक्सेशन। कोई नहीं यार, खैर है। लोअर ऑफ एक्चुअल परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एंड 20% ऑफ टोटल परचेज। टोटल का 20% और वो परचेज जिस पे तुमने टैक्स नहीं काटा, दोनों में से क्या माइनस करना है? लोअर माइनस करना है। अब आप हजरात फरमा दें लोअर क्या है? 200 इज नॉट अलाउड। थोड़ा सा सोच के बता दें इधर कितना अलाउ होगा? अलाउ, क्या सैलरीज अलाउ हो गई हैं? क्यों? क्योंकि टैक्स वालों ने माइनस करने की इजाजत दे दी है। अलाउड वाली फिगर्स इधर आनी है। ये जरा सोच लें, ये सोच लें जो खर्चे टैक्स वाले माइनस करने देंगे वो इधर आने हैं ना। तो मोहतरम जरा मुझे बता दें इधर मैं क्या फिगर लूं? एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, टोटल परचेज, ऊपर ऊपर नीचे ना देखें, जो मैं लिखा रहा हूं वो देखें, माइनस डिसअलाउड एज पर फॉर्मूला ऊपर वाला इज इक्वल टू अलाउड। इस फॉर्मूले से आप एग्री करते हैं? टोटल परचेज सवाल से पकड़े 1000 रुपया, उसमें से फॉर्मूले वाली नॉट अलाउड माइनस कर दें, जो नॉट अलाउड है वो माइनस होगी, तो पीछे क्या बच्ची? अलाउड। एक 800 की फिगर आ गई जो हमें यहां नजर ही नहीं आ रही थी, लेकिन लॉजिकल बात है ना। अच्छा पहले मुझे ये बता दें सैलरीज क्यों अलाउ कर दी? अलाउ का मतलब तो यार माइनस, बस सैलरीज क्यों माइनस कर दी हैं? क्योंकि उन पे टैक्स काटा था। अच्छा ये वाली जो अजीब सी फिगर है और अजीब सा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, परचेजेस में फॉर्मूला अलाउड वाला बनाया हुआ लॉ मेकर ने या नॉट अलाउड वाला? नॉट अलाउड वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो जो नॉट अलाउड वाला फॉर्मूला है वो नॉट अलाउड देगा। मुझे तो कौन सी चाहिए? अलाउड चाहिए। क्योंकि आपको पता है मैंने सैलरी भी अलाउड वाली माइनस की है, तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करेंगे तो टैक्स वालों का प्रॉफिट आएगा ना। तो अब थोड़ी सी हिम्मत करके ये भी आप लिखेंगे अभी। और अब मुझे बताएं जी टोटल परचेज कितनी है? ये दोनों चीजें आपने लिखनी है, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। टोटल परचेज कितनी है सवाल में? ना ऊपर ना देखें, ऊपर में जब लेके जाना वो लेके जाऊंगा। टोटल परचेज सवाल में कितनी है? 1000। इसमें से नॉट अलाउड एज पर वर्किंग 200। तो 1000 में से अगर 200 टैक्स वाले माइनस नहीं करने दे रहे तो फिर कितना माइनस करने दे रहे हैं? 800। 1000 में से अगर 200 टैक्स वाले माइनस नहीं करने दे रहे तो कितना माइनस करने दे रहे हैं? 800। 200 नॉट अलाउड, तो 800 क्या हो गई? अलाउड। क्या जवाब आ गया? 3900। अब देखें हमारा प्रॉफिट था, अकाउंटिंग के सर ने निकलवाया 3520। हम समझते थे 3520 पे टैक्स देने, लेकिन सेक्शन 21 ने चपेट मारी, सॉरी, लेकिन सेक्शन 21 ने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के कहा कि आपने टैक्स देने 30। ये 200 आपने निकाला करने वर्किंग से, 1000 आपने लिया करने क्वेश्चन से। क्लियर? और नीचे लिख लें छोटा छोटा, 1000 क्या है टोटल, 200 क्या है नॉट अलाउड। चलें कोशिश करें सारा सवाल दोबारा नोट करें अलॉन्ग विद वर्किंग्स। टोटल माइनस नॉट अलाउड, तो ये 800 को मैं क्या कह सकता हूं यार? 800 को मैं क्या कह सकता हूं? अलाउड। इफ टोटल माइनस डिसअलाउड इज कॉल्ड एज अलाउड। ये कल इंशाल्लाह ना अगली क्लास में दोबारा इसको एक दफा नजर मारेंगे, रिवाइज करेंगे इस न्यूमेरिकल को। जी मैं वो बता दिया सुबह आने वालों को, आप लोगों को भी बता देता हूँ। अच्छा जी ऐसे ही मेरा तो फिर एक दफा दोबारा दिल चाह रहा है सवाल सॉल्व करने को, तो नहीं भाई मैंने, मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा मोहतरम अब बिल्कुल फ्रेश माइंड से सारा सवाल आपके सामने है। अब आप मुझे बता दें सेल कितनी है जी? जल्दी बताएं जी सेल कितनी है? 5000। रेंट पे टैक्स नहीं काटा, प्राइजेस पे टैक्स नहीं काटा, तो परचेजेस को छोड़ें,
सैलरीज को छोड़ें, रेंट पे टैक्स नहीं काटा तो नॉट अलाउड, प्राइजेस पे टैक्स नहीं काटा तो, सैलरीज पे टैक्स काटा तो अलाउड। परचेजेस क्या करनी है, परचेजेस डिसअलाउ करनी है लोअर ऑफ। परचेज ऑन विच टैक्सेस, वो परचेज कितनी है जिस पे टैक्स नहीं कटा, 700 रुपया, कितने रुपए, और टोटल परचेज का 20% कितना बन रहा है, इसमें से लोअर को क्या करना है, नॉट अलाउड, लोअर को क्या करना है, लेकिन इधर मुझे क्या चाहिए, अलाउड, इधर मुझे क्या चाहिए, अलाउड चाहिए। अब मैं क्या करूं, परचेजेस सवाल में कितनी है, सवाल में 1000, 1000 में से नॉट अलाउड 200 तो अलाउड 800। क्लियर यार, ये फिक्रा पढ़ लें इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में ना फिक्रा जो लॉ मेकर लिखता है वो इस तरह लिखता है कि आम लोगों को समझ ना आए। मेरे ख्याल से लॉ मेकर को लिखना चाहिए था परचेज इज नॉट अलाउड एट लोअर ऑफ एक्चुअल परचेज का 20% या परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, इस तरह लॉ मेकर को लिखना चाहिए था। लेकिन लॉ मेकर इंग्लिश ऐसे लिखता है कि आम लोगों को समझ ना आए और वो उससे फॉर्मूला भी डिराइव ना कर सकें, ताकि टैक्स कंसल्टेंट्स को पैसे दें और टैक्स कंसल्टेंट्स का भी काम चलता रहे, सीएस का भी काम चलता रहे। पढ़े जी मुश्किल से इंग्लिश, वो जो परचेजेस के बारे में इसने लिखी है, द डिसअलाउंस, डिसअलाउंस, अलाउंस नहीं बता रहा, डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कौन परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, और फिनिश गुड्स दुकानदार जो चीजें खरीद के बेचते हैं। तो डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स शैल बी अप टू, डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। अब इससे बिल्कुल फार्मूला आप ड्राइव नहीं कर सकते, एंड आई एम डैम श्योर कि जिस लेवल पे आप हैं इस फार्मूला ड्राइव होना जरा मुश्किल है। काफी लॉ मेकर ने लॉयर्स को समझने वाली अंग्रेजी लिखी है यहाँ पे, तो आप सादा सा लफ्ज इंग्लिश वाला याद कर लें, डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। बोलें, डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। अब इस फार्मूले, इससे ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, इसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई सवाल नहीं लूंगा, बस इसको एज इट इज याद कर लें। इंग्लिश जरा मुझे याद करवा दें, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो मैंने समझा दिया, इंग्लिश जरा अभी याद करवा दें। डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज, और देख लें डिसअलाउ अप टू 20% ऑफ परचेज ही हुआ है। 20% ऑफ परचेज कितनी है, 200। डिसअलाउंस शैल बी अप टू, और अगर ये लोअर आ जाता है 180 तो फिर ये माइनस होना था, तो डिसअलाउंस टोटल में से माइनस होना था। डिसअलाउंस शैल बी अप टू, याद करें इंग्लिश थोड़ा मुश्किल है, डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। क्या चीज, अब वो भाई ना फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछने लगे हैं, फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछ रहे हैं कि ये बात जो दूसरी वाली है ये यहाँ तो नहीं लिखी हुई, तो मोहतरम ये फिर लॉयर्स की लैंग्वेज है, तो 4-5 मिनट अगर लगाने हैं तो लगा लेते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं, इसी सिलेबस का टाइम जाया होगा। तो डिसअलाउंस शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज का मतलब होता है मैक्सिमम 20% ऑफ परचेज तक तुम्हें डिसअलाउ करूंगा, अगर इससे ऊपर की हुई तो डिसअलाउ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इससे नीचे की हुई तो वो फिर मैं तुम्हें डिसअलाउ करूंगा। अप टू का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 200 डिसअलाउ करूंगा, अगर तुम्हारा हुआ ही नॉट डिडक्टेड वाला 170-80 तो फिर तुम्हें वही डिडक्ट करने दूंगा। बड़ी मुश्किल सी, वो नॉट अलाउड में डालूंगा, बड़ी मुश्किल सी डेरिवेशन है, इसको छोड़ें। ओके ठीक है जी, ओवर। अब पास्ट पेपर के सवालों की तरफ आए, इसी चैप्टर के थ्योरी के सवाल देख लेते हैं। यार वो एक सवाल है साजिद वाला, किधर है, क्वेश्चन 26 है। साजिद ना अकेला काम कर रहा है, इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंखे मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पाकिस्तानी कंपनी, पेज 160। ही इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग हिज बिजनेस इनकम फॉर टैक्स ईयर 2008 बट इज नॉट क्लियर, काला रंग है उसको, बट इज नॉट क्लियर अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। उसको फॉलोइंग आइटम्स का पता नहीं चल रहा, तो और पूछने भी किसके पास आया है, हमारे पास। जबरदस्त है यार, बताएंगे उसका लेवल, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा पॉइंट 2, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अकाउंटिंग वालों का P&L, इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग वालों का P&L एक खर्चा आ रहा है 50,000 रुपए का, जो कि असल में ना घर के खर्चे हैं, घर के डिफरेंट खर्चे थे, वो इसने बिजनेस के अकाउंट्स में डाल दिए हैं, इन हिज अकाउंट्स, उसने अपने बिजनेस के अकाउंट्स में डाल दिए हैं। ये पॉइंट कौन सा पड़ा था सेक्शन 21 का, जे नहीं था, जे से ऊपर वाला था कहीं 1-2, एच, जाके पेज नंबर भी बताएं और पॉइंट नंबर भी बताएं, और पेज नंबर खोल लें, जिसमें कसम खाई हुई पेज ना खोलने के वही पेज खोल ले।
21 का एच, एनी पर्सनल, एनी खर्चा ऑफ पर्सनल नेचर, क्या लफ्ज क्या लिखा हुआ है वहां पे? हाँ, तो पर्सनल खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है सेक्शन 21 के एज की रोशनी में। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन द करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट। इसकी क्या है, अलाउड है या नॉट अलाउड है? क्या टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्लियर? अच्छा यार, अब आप मुझे बताएं, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या माइनस करने की इजाजत है। टैक्स दो तरह के हैं। एक टैक्स का नाम है इनकम टैक्स, जो किस पे दिया जाता है? बिजनेस के प्रॉफिट्स पे। वो क्या है? इसके अलावा टैक्स से पहले जो मर्जी नाम लग जाए वो टैक्स अलाउड है। अगर टैक्स से पहले लग जाए इनकम टैक्स का लफ्ज तो हमने पढ़ा था नॉट अलाउड है। अगर इससे पहले लग जाए प्रॉपर्टी टैक्स अलाउड, अगर इससे पहले लग जाए टोकन टैक्स अलाउड, अगर इससे पहले प्रोफेशनल टैक्स लग जाए तो अलाउड। यानी टैक्स कौन सा नॉट अलाउड है? बाकी सारे टैक्सेस अलाउड हैं। अच्छा, अब देखें पॉइंट 6। एक ना प्रोफेशनल टैक्स है, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। वॉज पेड टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया। अच्छा, वैसे इनकम टैक्स किसको देना होता है? एफबीआर को देना होता है? इस्लामाबाद में एफबीआर है, एफबीआर को देना होता है? फेडरल गवर्नमेंट को देना होता है या वो भी सूबे की गवर्नमेंट को देना होता है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वैसे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। ये जो टेबल 1 और 2 पे आप रेट लगा के टैक्स देते हैं, ये सूबे की गवर्नमेंट को देते होंगे या फेडरल गवर्नमेंट को? फेडरल गवर्नमेंट को, एफबीआर के खजाने में जाते हैं। अच्छा, ये कोई प्रोफेशनल टैक्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ किसको दिया इसने? पंजाब को। ओ भाई अलाउड है यार, टैक्स का नाम ही प्रोफेशनल टैक्स है। कौन सा टैक्स नॉट अलाउड है ये जरा बता दें। इनकम टैक्स। अब आगे इसकी सारी कहानियां हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इस लाइन की बुनियाद पे मैंने डिसीजन ले लिया है कि ये टैक्स माइनस करने की इजाजत है। आगे सारी कहानी, और आपको पता है कुछ लोगों को आदत होती है बात एंड पे करते हैं, शुरू में ओ तमीद बांध अच्छा यार ये बात तूने करनी थी यार, आज दोगे मेरे 10 मिनट तूने जाया कर दिए। होती है ना कुछ लोगों को आदत। ये उसी बिरादरी का कोई बंदा था जिसने पेपर बनाया। तो कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाजत है? इनकम टैक्स के अलावा सारे टैक्सेस। इस टैक्स का नाम क्या है माइनस करने की? आप कहानियां सुने आगे। कहते हैं ये मैंने सूबे की गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा, ऐसी कोई बातें हमने वैसे पढ़ी थी किसके में? सूबे की गवर्नमेंट, इधर उधर की गवर्नमेंट, कहानियां बस चल रही हैं। ये वाला टैक्स दिया जाता है, हर बंदे ने देना होता है जो भी चीजें खरीद के बेच रहा हो पंजाब के इलाके में। साजिद की राय है ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये सूबे की गवर्नमेंट को दिया है। साजिद कहते हैं यार ये खर्चा माइनस ना करो, सूबे की गवर्नमेंट को दिया है। कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो टैक्सेस सूबे की गवर्नमेंट को दें वो नहीं माइनस हो सकते। ये ब्लंडर मार रहा हूं मैं। कोई पॉइंट ऐसा पढ़ा था? कोई पॉइंट ऐसा नहीं पढ़ा हमने कि जो सूबे की गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करें वो नॉट अलाउड है। तो भाई ये टैक्सेस अलाउड, क्या इस बुनियाद पे हमने टैक्स को नॉट अलाउड कल कहा था कि सूबे की गवर्नमेंट को दिया जा रहा है? हमने किस बुनियाद पे नॉट अलाउड कहा था? टैक्स के लफ्ज से पहले अगर इनकम का लफ्ज लग जाए, इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, तो बाकी सारे टैक्सेस अलाउड। बड़ा बड़ा लिखें, सारी एडजस्टमेंट्स छुपा दें इसके पीछे, इतना बड़ा लिखें। ये खर्चा क्या है? अलाउड है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले ना यूट्यूब के ऊपर अगर कोई लेक्चर्स अपलोड हो तो उस चक्कर में ना जाएं और आप अपनी तरतीब के ऊपर आएं। ठीक है जी, ओवर क्लास खत्म।